420 करके उनकी वाइफ को किडनैप कर लिया। फिर ना राम जी को टेंशन हो गई और उन्होंने ना रावण का मर्डर कर दिया। जब स्थितियां ये होने लगी तो एक छोटी व्यंग्य कविता सुनिएगा, क्योंकि थीम लंबी है, मैं संक्षेप में बात समाप्त करने की कोशिश करता हूं। सुनिए जनाब, अभी पिछले दिनों की शाम कवि सम्मेलन से घर लौटते समय हमारा पांव अचानक एक बोतल से टकराया। मैंने घबराकर बोतल को उठाया और सकपकाकर जैसे ही ढक्कन खोला, विस्फोट के साथ छूट गया बम का गोला। चारों ओर फैल गया धुआं ही धुआं। धुएं के बादलों के बीच एक बहुत बड़ा चिन्ह प्रकट हुआ। बोला, आका आपने मुझे आजाद किया है, मैं जिंदगी भर आपकी जी हुजूरी करूंगा। जो भी मांगना चाहते हो मांग लो, मैं आपकी हर एक इच्छा पूरी करूंगा। मैंने कहा, जिन महाराज यदि करना ही है तो कर दो इतना सा काज। व्यंग की 2 पंक्तियां सुनिएगा, आदरणीय माणिकदा को समर्पित करता हूं। और आपको लगे कि कभी ने आपके मन की बात अपनी वाणी से आपके मन तक पहुंचा दी, तो मुझे लगना चाहिए बीएचयू में जोरदार धुआंधार रसिक श्रोताओं के बीच बोलता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा। मैंने कहा, जिन महाराज यदि करना ही है तो कर दो इतना सा काज। भारत की भूमि से भ्रष्टाचार भगा दो। जिन बोला, मैं वापिस बोतल में घुस रहा हूं, तुम ऊपर से ढक्कन लगा दो। सुनिएगा, इस शुभकामना के साथ मैं पहली बार आपके इस विश्वविद्यालय में हूँ। 4 पंक्तियों के साथ अपना स्थान लेता हूँ। शुभकामना की इतना कहना चाहता हूँ आपसे कि जीवन में आपके गुरी, जीवन में आपके हमें जंजाल ना मिले, आंखों को पहुंचते हुए रूमाल ना मिले। और अगली 2 पंक्तियां आपके दिल के आसपास से होकर गुजरे। तो अब तक का सर्वाधिक मन देते हुए मुझे मेरा स्थान दीजिएगा कि जीवन में आपके हमें जंजाल ना मिले, आंखों को पहुंचते हुए रूमाल ना मिले, और मुस्कान बालकों के लब पे खेलती रहे, अब किसी भी नाले में कंकाल ना मिले। बहुत बधाई प्रवीण जी को। सम्मेलन में एक अनुपात होना चाहिए, कविता, ठहाका, संवाद, संचार, संप्रेषण और अपनी बात कहने का। उसका एक शानदार उदाहरण है प्रवीण शुक्ल हिंदी मंचों पर। मैं चाहता हूं एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर उन्हें आभार। दोस्तों, अब मैं जिस कवि को आमंत्रित करने जा रहा हूं वो अद्भुत कवि है। अद्भुत ऐसे कि आप समझ नहीं पाएंगे कि बॉल किधर से चली और कहां गई। बस आप ठाक जमाकर सुनते रहिएगा। हम अपने अपने काम करते रहें तो पूरी दुनिया सुधर जाएगी। मैं आज सुबह जब आया था तो मुझे 2 दोस्त लेने गए थे। मैंने उनसे कहा था कि आईआईटी के लोगों ने इस देश में एक नई बात पैदा की। 5 साल पहले आईआईटी कानपुर एक सरकारी चपेट में आया था और डायरेक्टर साहब ने एलुमनाइज को एक पत्र लिख दिया था कि हम सरकार के सामने झुकना नहीं चाहते और सरकार हो सकता है पैसे ना दे। शाम तक आईआईटी के बजट में इतने पैसे आ गए थे जो 4-5 आईआईटीज के बराबर थे। एक बड़ी बात आईआईटी ने पैदा की है, उन्होंने पूरे भारत को यह सिखाया है कि व्यवस्था को मत कोसिए, प्रशासन की बुराई मत खड़िए। जहां आप खड़े हैं, आप अपने आप में 1/100 करोड़ हिंदुस्तान है, वहीं से प्रगति शुरू करिए, वहीं से हिंदुस्तान बनाइए। आईआईटी बड़ी नौकरी पाने वाले बेटों को पैदा नहीं करती, आईआईटी नारायण मूर्ति जैसी बड़ी नौकरी देने वाले बेटों को पैदा करती है। आईटी और आईआईटी काम तो मुझे पसंद काम तो होती है, हम लोग काम भूल जाते हैं। मैं पिछले दिनों बड़ा दुखी था जब मैं देखता था कि भारत की क्रिकेट टीम में सौरभ गांगुली जी नहीं खेल रहे हैं, तो मैं बड़ा कष्ट में था। भारत ने 100 साल में इतना विश्वसनीय खिलाड़ी पैदा नहीं किया था। लोगों ने वो च्यवनप्राश खाना बंद कर दिया जिसका इसने विज्ञापन करा, पर बच्चे ने रन बनाने शुरू किया। रन नहीं बनाए, अबे रन नहीं बना रहे थे तो सब बोल रहे थे, अब रन बना रहे तो सब चुप है। आपका काम था क्रिकेट खेलना, आप सब कुछ आपने किया, केवल क्रिकेट ना खेली। स्थिति ये हो गई स्पॉन्सरशिप की। दादा ये टी-शर्ट पहनो, स्पॉन्सर कौन है? दादा इस बाइक पे बैठो, स्पॉन्सर कौन है? दादा ये बल्ला थामो, स्पॉन्सर कौन है? कलकत्ता से फोन आया, दादा लड़की हुई है। आपने अपना काम छोड़ दिया, जो जहां है वो अपना काम करता रहे। अब बस थोड़ी देर के लिए आप अपने दिमाग को, जिसके लिए पूरी दुनिया में आपका जलवा है, जिसके लिए आप जाने जाते हैं, जिसके लिए
बड़े बड़े बिल गेट्स अपने सारे गेट्स खोल के खड़े हो जाते हैं कि भारत के बड़े बेटे आ रहे हैं। मुझे जब कोई कहता है कि साहब ये हो गया वो हो गया, मैं कहता हूँ किससे डरना साहब, जिसकी खिड़कियां जिसकी विंडोज हमारे 36% बेटे चलाते हैं। जिस दिन वो इन खिड़कियों को बंद करने का सोच भर लेंगे, सारे बुश और बिल ढूंढते रह जाएंगे, एक गेट नहीं मिलेगा पूरी अमेरिका में और पूरे यूरोप में। जानते हैं आपके बारे में। आइए मैं ठहाकों के और व्यंग आप समझ लीजिए। देखिए थोड़ा आईटीआई और आईटी में जो अंतर है, आईआईटी में जो अंतर है, वो हास्य और व्यंग में अंतर है। हास्य तुरंत जनरेट हो जाता है, इधर और चला इधर चल गया। व्यंग ट्यूबलाइट की तरह तो जोक स्टार्टर सब लगाना पड़ता है तब जाके चलता है। बुद्धि व्यंग ऐसे समझ लीजिए कि शरद जोशी जी बड़े व्यंगकार थे, उन्होंने 2 पंक्तियों में व्यंग कहा। आपका ठाकर पूछेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं सही जगह पर सही बात बोल रहा हूँ। शरद जी ने कहा कि भारत सरकार प्रगति के लिए ठोस ही कदम उठाती है, पर वे कदम इतने ठोस होते हैं कि उठ ही नहीं पाते। यह व्यंग ये है कि सुबह ही सुबह दिल्ली के बुद्धा पार्क में बकरी को घुमाती हुई मायावती जी से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूछा, यार आज तो सुबह ही सुबह भैंस को टहला रही हो? मायावती जी ने कहा, पंडित जी ध्यान से देखिए ये भैंस नहीं बकरी है। अरे बोले आप चुप रहिए, हम बकरी से ही बात कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियां बजाइएगा। परेशानी क्यों हो रही है? गोविंद का द्वार बताने वाले समस्त गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। मैं आभारी हूँ भाई कुमार विश्वास का कि उन्होंने आप सब लोगों से मिलने का मौका दिया। यहाँ जितने कवि बैठे हैं आपको एक से एक बेहतरीन रचना सुनाएंगे। मुझे कुछ यूँ लग रहा है जैसे कवि सम्मेलन की परंपरा पुरानी होने के बावजूद भी आपको कवि जबरदस्ती सुनाए जा रहे हैं, क्योंकि दरवाजे बंद हैं फिर भी 3-4 लोग रास्ते में खड़े। डाउट रहता है निकल नहीं ले, लेकिन आप लोग भी अपना स्थान ग्रहण कर लो। मुझे इस युवा पीढ़ी पर पूरा भरोसा है, जब तक लड़कियां यहाँ बैठी हैं एक भी उठकर नहीं जाएगी। भाई कुमार विश्वास बड़ा नीति निपुण है, सोच समझ करके 6 कवियां बुलाए हैं। पता नहीं कवि सम्मेलन क्या रुख ले, और चौबे जी तो 4 से उठ भी नहीं सकते। मुझे बताया गया कि जयपुर और राजस्थान के भी काफी विद्यार्थी यहाँ हैं। सही बात है, जब आदमी में प्रतिभा कम हो तो काफी दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। मालवीय नगर में कवि सम्मेलन मिलता तो यहाँ थोड़ी आता। लेकिन मैं आपकी जिंदा दिली को प्रणाम करता हूँ। महामना पंडित मालवीय ने अपने श्रम से सींचकर जिसकी बुनियाद रखी, आप उसके होनहार विद्यार्थी हैं। भाई कुमार विश्वास और वो एक तो कह रहे थे वो सुअर और कुंवर। दिल्ली में रहने वाले आदमी की बुद्धि निश्चित रूप से कम हो जाती है, भले ही वो राजनीति में नहीं हो। जिस आदमी से अभी तक शादी के सूट का मोह नहीं छूटा, मैं कपिल और तमाम आपकी जो युवा टीम है उसको भी प्रणाम करता हूँ। ये वो धरती है जहाँ प्रसाद ने कामायनी लिखी और प्रेमचंद का हंस यहीं से प्रकाशित हुआ, जहाँ आदमी सत्य नहीं छोड़ता, भले ही उसको किसी डोम के यहाँ बिकना पड़े। आप उस नगरी के वासी हैं। ये
रिकॉर्डिंग हो रही है भैया, इसका मिसयूज मत करना, क्योंकि आजकल बड़ा उल्टा सीधा काम चल रहा है। आप लोग तो इसमें बड़े तेज, पता नहीं किसके चेहरे के नीचे किसके टांगे जोड़ दो। ऐसा नहीं हो कि मेरे मस्तिष्क के नीचे अटल बिहारी वाजपेयी का शरीर लगा, अब जगह जगह घुटने वो टेके, शर्मिंदा मेरे को होना। अच्छी एक बात क्या है कि मीडिया के लोग नहीं है, मीडिया के लोग नहीं है ना। चलो मैं आपको भी अंतिम प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इनका भी आजकल कोई भरोसा नहीं है। चलो अच्छी बात है टीवी वाले नहीं है, प्रिंट मीडिया के लोग हैं, इसमें भी थोड़ी बहुत पत्रकारिता बची है। कि टीवी का तो पिट लिया दीवाना। हाँ टीवी वाले हैं जी, तो फिर तो भैया माफी चाहते हैं, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। वो पिछले दिनों प्रधानमंत्री हाउस में हमारे जयपुर की 2 लड़कियां घुस गई। पहली बात तो इसमें दिखाने की क्या बात थी, लड़कियां जयपुर की थी तो खुद के घर के अलावा कहीं भी घुस सकती हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जयपुर की 2 लड़कियां घुस गई तो 24 घंटे उसको ऐसे दिखाते थे जैसे लड़कियों के घर में प्रधानमंत्री घुस गए। अब वो ऐश्वर्या और अभिषेक की सिर्फ सगाई हुई है, उसी में मीडिया वाले खुश होकर ऐसे नाच रहे हैं जैसे खुद की लुगाई से तलाक मिल गई। पीट और रोटी का संघर्ष है, लेकिन टीवी वाले तो गरीबी के चित्र भी तब तक नहीं दिखाते जब तक उनको कोई स्पॉन्सर नहीं मिल जाता। और बात करना, आजकल अखबार भी टीवी की दौड़ में है, समाचार कम होते हैं, चित्र ज्यादा होते हैं। पिछले दिनों जयपुर में एक सज्जन आए, बोले भाई साहब एक नया अखबार शुरू कर रहे हैं, आप ग्राहक बनोगे? 1 रुपए में 16 पेज और व्यंग पर ध्यान चाहूंगा। बोले 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपए तो चाहे 2 ले ले, लेकिन 16 पेज खाली दे जाएगा। हम तो, ये तो काशी विश्वनाथ की नगरी है भगवान शिव की, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं ऐसे भी विस्पाई लोग हैं, सब नीलकंठ है, समाज का जहर पीते हैं और उसका अमृत में अनुवाद करते हैं। एक तरह का काव्य आंदोलन शुरू कर रखा है कि जो नई पीढ़ी है, जिनके लिए हम कविताएं रचते हैं, कविता सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है, वो चीज वहां लोगों तक पहुंचनी चाहिए। भाई कुमार विश्वास साधुवाद के पात्र है, इससे ज्यादा चमचागिरी नहीं कर सकता। और ये पूछना भी मैं तब बोल रहा हूँ, ये मेरा दुस्साहस देखिए कि पहले पेमेंट हो चुका, वरना पहले पैसे मिल जाए तो आदमी सम्मान दो छोड़ो तरफ ही नहीं देखता। लेकिन ऐसा एक वातावरण रचा जा रहा है, उस भेद को आप ही तोड़ सकते हैं। आप लोगों का व्यवहार मैं सुबह से देख रहा हूँ, सारे कवि, नई पीढ़ी कितनी विनम्र, शिष्ट और शालीन है, तरह तरह के दोष लगाए जाते हैं, सब सारी चीजें गलत हैं। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास का मतलब ही हिंदुस्तान नहीं। गाँव से आप लोग अपने माँ बाप के विचार और कुछ सपने साथ लेकर के आए, उनको साकार करने में लगे हैं। इसलिए मैं कुछ खरी बातें कहना चाहूंगा। प्रेम प्यार की भी बातें हुई, हालांकि ये विषय तो मैं छेड़ना भी नहीं चाहता। ये कुमार तो है, इसने प्रेम विवाह किया है, इसके शरीर से लग रहा होगा। तो शादी का सूट भी उसके कम से कम प्रवीण के तो थोड़ा फिट तो लग रहा है, इसका जोधपुरी सूट तो अब तक शेरवानी हो गया। इसकी ससुराल अजमेर में है, शायद इसीलिए ख्वाजा को गरीब नवाज कहते हैं। कोई नहीं सुनता, उसकी ख्वाजा तो सुनते हैं। इसने प्रेम विवाह किया है,
अभी मैंने पूछा, मैंने कहा यार शादी को 5-6 साल हो गए, क्या हुआ तेरे प्रेम रोग का? बोले भाई साहब क्या बताएं, प्रेम तो सूख लिया, रोग बचा है। मैंने कहा देख, पति पत्नी के शादी के बाद विचार नहीं मिलते, लेकिन कम से कम इस मामले में तो तेरी पत्नी भी तेरे विचारों से मिलती है, उसकी भी यही भाषा है। शुरू में क्या है जी, हम भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखते थे, लेकिन जब समाज में पीड़ा और दुख दर्द देखे तो फिर हास्य व्यंग लिखने लगे। एक समय था जब उपासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो 5-7 गजल लिख मारता। भले वो उपासी मुझको देख करके ले रही हो। हाँ, ये छात्राएं यहाँ बैठी है, मैं पूरे विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, इनका कभी भरोसा मत करना। मर्द की फितरत ही ऐसी होती है। अब आपका ध्यान चाहूंगा जिसमें बराबर की तालियां बजनी चाहिए। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी लुगाई मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर है। जितनी बातें होंगी सब तार्किक होगी, मैंने तो मैं कर रहा हूँ, फोटो आपकी खींची जा रही है। बीच में रहो, खाली फ्लेक्सी मार रहे हो। लेकिन साहब आदमी की एक उम्र होती है जब उसको दन्नों भी बसंती लगती है। बाद में 7 फेरे खा लो तो उसी बसंती के दन्नों कर रह जाता है। ये कुमार विश्वास जिसने प्रेम विवाह किया, प्यार के दौरान जो कंकर झील में फेंके थे वो आजकल दाल में निकल रहे। और समर्थन तो आपका अब चाहिए, जिस लड़की को लेकर के भागा था अब उसको देखते ही भागता है। विद्यार्थी रहे, हमने तो हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़ा, हमसे कौन प्रेम करता, मैं तो दूसरों के लिए प्रेम पत्र लिखता। मेरे प्रेम पत्र लिखे हुए के 2 नतीजे जरूर निकलते, या तो वो आदमी की शादी हो जाती थी या वो ठुकता था। हालांकि बात एक ही है। मैंने जिनके लिए प्रेम पत्र लिखे वो आज मुझे मिलते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ, तो मुझे देखते ही घूरने लगते हैं और दांत पीसते हैं और गाली निकालते हैं कि साला जाल कुछ एक अच्छी खासी अमेरिकी फौज को इराक में उलझा दिया। समय परिस्थितियां बदल गई, अब तो समा का स्थान ट्यूबलाइट ने ले लिया, परवाना जलने की गरज से ज्यादा है तो छिपकली खा जाती है। आप हास्य ढूंढिए, कितना हास्य है। अब पिछले दिनों वो उत्तर प्रदेश में एक राधा आई थी, वो आईजी पांडा, आपने भी देखी होगी, कितनी सुंदर राधा। अगर सही कह रहा हूँ, राधा उस आईजी पांडा जितनी सुंदर थी तो मेरी सारी सहानुभूति कृष्ण के साथ है। मैं सही कह रहा हूँ आपको, मैं खुद अगर कृष्ण होता और राधा उस आईजी जितनी सुंदर होती तो सही मानो अपना ही सुदर्शन चक्र अपने गले पे रख लेता। उसके बाद तो जब भी किसी पुलिस वाले को देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे खाकी वर्दी में गोपी घूम रही हो। लेकिन टीवी वालों का क्या है, 24 घंटे बेचने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए इनको। अब वो भ्रष्टाचार कह रहे थे, वो बोतल में बंद कर दो, ऊपर से ढक्कन लगा दो। भ्रष्टाचार की इस देश में जड़ें बहुत गहरी है, साहित्य से भी गहरी, वो मिटने वाला नहीं है। पिछले दिनों एक जूनियर सरकारी कर्मचारी ने फैमिली अलाउंस उठाने के लिए रिकॉर्ड में 3 बच्चे लिखवा दिए, तो सीनियर ने उसको डांटा, बोला क्या 3 बच्चे लिखवा दिए, मौके का फायदा उठा नालायक, कम से कम 5 तो लिखवाता, 7 तो मैंने लिखवा रखे। तो जूनियर बोला साहब आपका क्या मुकाबला करेंगे, आप शादीशुदा भी तो हो।
बात खत्म कर। ये अच्छी बात है, मैं बधाई देना चाहता हूँ आप तमाम विद्यार्थी और गुरुजनों को कि आपने हाशिम के इतने बड़े कवि यहाँ बुला करके सुनने के लिए यहाँ आए हैं। आप इनको मन से सुनेंगे, वरना इस देश में जैसी हवा बह रही है, भाई कुमार बताता रहता है। अभी हास्य महोत्सव के नाम पर लाफ्टर चैलेंज भी हो रहे हैं, लेकिन लाफ्टर और कवि सम्मेलन में एक अंतर है। कवि सम्मेलन में हल्का फुल्का सुना जा सकता है, हल्का नहीं सुना जा सकता। कार्यक्रम के बाद दूसरे दिन हम लोगों के शब्द छपते हैं, उनके चेहरे छपते हैं। हम ये सारे जितने लोग बैठे ये सब सिद्धि वाले लोग हैं, वो प्रसिद्धि वाले लोग हैं। और इससे बढ़कर मैं कहना चाहता हूँ आपके सबके समर्थन के साथ, ये जितने लोग यहाँ बैठे, मानिक जी, प्रदीप जी, प्रवीण भाई, रमेश, मुस्कान, कुमार विश्वास, ये सारे के सारे लोग हरिवंश राय बच्चन की परंपरा के लोग हैं। वो लाफ्टर शाफ्टर वाले उस परंपरा के लोग हैं जहाँ 4 पैसे और प्रसिद्धि मिल रही हो तो बाप बेटे दोनों एक ही लुगाई के साथ कजरारे कजरारे कर लेते हैं। समाज का दुख लेकर और समाज को कुछ देते अपनी कल्पना और यथार्थ के रंग खोलकर। तब किसी शायर ने कहा है कि हंसता हूँ आसपास के आंसू समेट कर, वो क्या खा हंसेंगे जिन्हें रोना नहीं आता। अभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब एक से एक बेहतरीन नगीने हैं, समय की अपनी सीमाएं हैं। भाई रमेश मुस्कान जिसने शुरुआत की, वो छोटी सी उम्र में भी अब समय से आगे है। आगरा रहता है, इसके बावजूद कल उसी ट्रेन को जो आगरा से गुजर रही थी उसको भागकर टुंडला में पकड़ा। मतलब इतने एडवांस कभी बुलाए भाई कुमार, समय से आगे। अभी एक समझौता ट्रेन चली, कितने लोग मरे, कितने लोग बेघर बाहर हुए। पाकिस्तान के जो कसूरी आए, मेरे ख्याल कसूरी उसको कहते होंगे जो कसूरवार हो। बोले साहब हम वार्ता नहीं छोड़ेंगे, मनमोहन सिंह जी से बात जरूर करेंगे। मैंने पिछले दिनों एक नया काम शुरू किया है, कविताएं भी मैं आपको सुना दूंगा, जोक चुटकुले भी सुनते रहेंगे आप सब लोग। लेकिन बौद्धिक है तो मेरा मन थोड़ा अलग हटकर आज कर रहा है कुछ सुनाने को। हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, शंकर पुणतांबेकर, जवाहर चौधरी, लतीफ गोंगी, ज्ञान चतुर्वेदी की एक लंबी परंपरा है हिंदी व्यंग लिखने की। मैंने भी पिछले दिनों से गद्य सुनाना शुरू किया है। एक मैं 1.25 पेज का गद्य आप लोगों को सुनाता हूं, अगर आपने उसको समर्थन दे दिया तो एक कविता आपको सुना दूंगा बाद में। अभी लोग कहते हैं कि साहब पाकिस्तान ने परमाणु बम बना लिया, फला देश के पास ये हथियार है, ऐसे आणविक अस्त्र शस्त्र हैं। लेकिन भारत के पास दोस्तों एक ऐसा हथियार है जिसे आतंकवादी और पाकिस्तानी तो क्या अमेरिका तक थर्राता है। और वो ब्रह्मास्त्र जो है वो सिर्फ भारत के पास ही है, सृष्टि के उद्भव से लेकर के अब तक, और हमारे पास ही रहेगा ऐसा मैं दावा करता हूँ। उस हथियार से दुनिया कांपती है और उस हथियार का नाम है बातचीत। एक तो ये सीटी आप न बजाएं क्योंकि ये अदब की महफिल है। यूं तो कोई गम न था, गम था तो इस बात का गम था जहां कश्ती मेरी डूबी वहां पानी बहुत कम था। इसलिए आप तालियां बजाइए, वाह करिए, पूरे मन से आप सब लोगों ने इनको बुलाया है। ये लेख मैं आदरणीय प्रदीप चौबे जी को समर्पित करता हूँ, क्योंकि मानिक जी को मैं पिछले कवि सम्मेलन में कर चुका हूँ। पहली पंक्ति से आप लोग पकड़ लेंगे, आपको आनंद आएगा। तो जहां जहां अच्छा लगे मेरा मन रखने के लिए भरपूर समर्थन करते रहना। बातचीत। भारत पाकिस्तान ने जब कई दिनों तक बातचीत नहीं की तो अमेरिका ने भारत से बातचीत की। भले ही मेरी सारी बातें भूल जाएंगे, लेकिन आप ये जरूर याद रखेंगे कि जयपुर का एक कवि आया था जो काफी अच्छा गद्य सुना। भारत पाकिस्तान ने जब कई दिनों तक बातचीत नहीं की तो अमेरिका ने भारत से बातचीत की। भारत ने अमेरिकी सलाह को आदेश मान पाकिस्तान से बातचीत की कि हमें बातचीत करनी चाहिए।
हमें बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तान को डाउट हुआ कि भारत ने हमसे बातचीत के विषय में बातचीत भी क्यों की। उसने भारत की बातचीत को लेकर तुरंत अमेरिका से बातचीत की। और यहीं पर अब आपका समर्थन चाहूंगा, अमेरिका से बातचीत की। साहब भारत से क्या बातचीत करें, उससे जब भी बातचीत करो वह तो बातचीत के अलावा कुछ करता ही नहीं। बातचीत करो वह तो बातचीत के अलावा कुछ करता ही नहीं है। अमेरिका ने बातचीत में समझाते हुए बातचीत की कि ये आप दोनों का आपसी मसला है, सो आप दोनों आपस में बातचीत करो। इस प्रकार तीनों में बातचीत हो चुकी तो भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे से बातचीत की। पाकिस्तान ने बातचीत का विषय पूछा और समर्थन चाहूंगा। पाकिस्तान ने बातचीत का विषय पूछा। भारत ने कहा किसी भी फाइनल बातचीत तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम लगातार बिना विषय की बातचीत करते रहें। भारत ने कहा किसी भी फाइनल बातचीत तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम लगातार बिना विषय की बातचीत करते रहें। और दोस्तों, समझौता एक्सप्रेस का हादसा अपने दिमाग में आप रखें। अगला मैं व्यंग कहने जा रहा हूं, अगर आपने भरपूर समर्थन नहीं किया तो मेरा मन टूट जाएगा। सुनिए, आप बातचीत करते रहें, बिना विषय की बातचीत का ही सुफल कहो कि पाकिस्तान बातचीत के बाद भी खून खराबा नहीं छोड़ता और भारत खून खराबे के बाद भी बातचीत। विषय की बातचीत का सुपरिणाम ही कहो कि पाकिस्तान बातचीत के बाद भी खून खराबा नहीं छोड़ता और भारत खून खराबे के बाद भी बातचीत। पाकिस्तान ने बातचीत में भारत से पूछा, बातचीत के लिए आप इस्लामाबाद आएंगे या हम दिल्ली आएंगे? भारत ने कहा बातचीत में जल्दीबाजी ठीक नहीं है। बातचीत में जल्दीबाजी ठीक नहीं है, पहले हमें बातचीत से माहौल बनाना चाहिए, फिर बातचीत से तय कर लेंगे कि बातचीत के लिए कौन सी जगह ठीक है। इतनी बातचीत के बाद भारत ने बातचीत की। बातचीत के लिए पहले आप दिल्ली आ जाओ, फिर हम इस्लामाबाद आकर बातचीत कर लेंगे, या फिर इसका उल्टा कर लेते हैं।